हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे डिस्कशन लेके आया है जो कि आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टॉपिक का नाम है लेबर रिफॉर्म्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज लेबर रिफॉर्म्स पे। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोसेस रहा है, एक जो पर्पज़ रहा है, वो 29 एग्जिस्टिंग लॉज जो थे हमारे, उनको हमने दोबारा से कोडिफाई किया गया 4 न्यू कोड्स में। ठीक है। और कारण क्या रहा है, देखिए, एक तो उसको सिंप्लीफाई करना था हमें और मॉडर्नाइज किया गया अकॉर्डिंग टू जो हमारी कंटेम्प्रेरी डिमांड्स हैं, जो आज की डेट में डे टू डे बेसिस पे इवोल्यूशन हुआ है लेबर का। और फैक्ट्रीज भी, अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बहुत इवॉल्व हो गया है। तो न्यू चैलेंजेस गवर्नमेंट के सामने आया और लेबर रिफॉर्म को इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। और गवर्नमेंट के पास एक फर्दर जो चैलेंज आया है वो है ग्रोथ का इशू। देखिए, ग्रोथ और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स। अब प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका ग्रोथ। अगर हम लोग लॉज को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंजेंट बना देते हैं तो हमारी जो कंप्लायंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो एम्प्लॉयर है या जो न्यू एंट्रेंट है, जो फर्म जो न्यू एंट्री करेगी, उसमें उसके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वो एक फियरफुल एनवायरनमेंट बन जाएगा कि आपके जो प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं या बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ कंप्लायंस। ठीक है। तो इस चीज़ को लेके फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से भी आपकी जो ग्रोथ फॉल कर सकती है। तो इसलिए इसको चैलेंजिंग कहा गया है कि हमें प्रोडक्शन को भी ध्यान में रखना है, और प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स को भी ध्यान में रखना है, और ग्रोथ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अब देखिए, न्यू जो हमारे जो लॉज थे उसको एक ओवरहॉल की ज़रूरत है और सिंप्लीफिकेशन अपडेशन की ज़रूरत थी टू केटर फ्यू न्यू टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि गिग वर्कर्स। अब ये जो गिग वर्कर्स हैं, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे कि आपका जोमेटो में जो काम करते हैं लड़के, वो लोग, और फॉर एग्जांपल ओला में काम करने वाला, उबर पे काम करने वाला न्यू टाइप ऑफ टैक्सी, या किसी भी इस तरह की कोई डिलीवरी ऐप्स हैं या कोई ड्राइविंग जो आपकी टैक्सी वाले जो चलाते हैं, ये फॉर्मली ना तो ये फॉर्मल में आते हैं ना इनफॉर्मल में आते हैं, ये गिग वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। ये इंडिपेंडेंट एक तो काम करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं ये। ठीक है। जॉब बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने आपकी कोई यूएस की या फॉरेन की कोई कंपनी है, फ्रीलांसर किसी को, जैसे फ्रीलांसर इंडिया में आईटी इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा है, तो किसी ने कहा, फॉरेन कंपनी आके बोलती है कि हमारे लिए एक एंटीवायरस बनाइए। तो एंटीवायरस बनाने के बाद वो जो बना रहा है उस वक्त तो उसमें एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है उसकी, लेकिन वो फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा है। तो इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं वो गिग वर्कर्स होते हैं। जॉब खत्म होने के बाद उनका एम्प्लॉयर के साथ कोई लेना देना नहीं रहता है, सिर्फ ये शॉर्ट टर्म एक एंगेजमेंट है किसी के साथ। ठीक है दोस्तों। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ जो वर्कफोर्स है, इनकी प्रोटेक्शन की बात भी इसमें की जा रही है। नेक्स्ट है आपका कवरेज। देखिए, जो अभी तक एग्जिस्टिंग लॉज थे उसमें कुछ लिमिटेशंस दी गई है कि 10 वर्कर्स हो, 20 वर्कर्स हो, या 10 से अबव हो। ठीक है। उन उन फर्म्स में आपने जो है आपकी कंप्लायंस रहेगी लेबर लॉज की। तो इससे प्रॉब्लम ये आती थी कि फर्म्स जो अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं करती हैं, साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगी तो उनकी इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो कम रहती है, प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं रहती है वो फर्म। तो इसलिए हमारे जो लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ी है। तो कंप्लायंस की वजह से भी अपनी फर्म का साइज़ जो है ओनर्स बढ़ाते नहीं हैं। ठीक है। फिर आता है आपका रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट हम आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, फ्यूचर स्लाइड्स में काफ़ी डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ आप ये जान लीजिए कि देखिए, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है फर्म अगर बंद हो रही है तो आपकी जो, मान लीजिए कोई ए फर्म है, ये ए फर्म है, ए फर्म को बंद किया जा रहा है किसी कारणवश। फॉर एग्जांपल ये बैंकरप्ट हो गई है, या तो बैंकरप्सी हो गई है, या फिर उसको प्रीवियस 3-4 ईयर्स से जो है लॉसेस चल रहे हैं, कॉन्टिन्यूस लॉसेस है, तो उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए फर्म को बंद किया जा रहा है। तो अगर उसमें 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो 100 एम्प्लॉयज़ की जो है सिक्योरिटी जो है लेबर लॉज के अकॉर्डिंग आपकी जो लेबर लॉज में उसकी सिक्योरिटी के क्लॉजेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सिक्योर किया जाएगा। ठीक है। तो ये 100 का जो क्लॉज बढ़ा के अब कर दिया गया है 300। इसका पैरामीटर बढ़ा दिया गया है कि भाई जो आपकी 100, अगर मान लीजिए 290 वर्कर्स वाली कोई फर्म है तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये क्या कर रहा है, एट द सेम टाइम फर्म को बेनिफिट मिल जाएगा कि हाँ चलो, आपको एटलीस्ट ये रिस्क नहीं रहेगा कि अगर मेरा इफ़ इन केस दिवालिया हो जाता है या बैंकरप्सी हो जाती है तो मुझे एम्प्लॉयर्स को, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए सिक्योरिटी की बंदोबस्त नहीं करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू क्लॉज। ठीक है। तो ये 300 जो वर्कर्स, 300 की लिमिट जो बढ़ा दी है, इसमें आपका पैरामीटर वाइड कर दिया काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका है इन्फोर्समेंट से रिलेटेड। देखिए, इन्फोर्समेंट का कारण ये है, एक तो डिस्टिंक्टिव
कंप्लायंस है, सेंटर भी, स्टेट गवर्नमेंट भी बना रहा है लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना रहा है, तो डेफिनेशन में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं बहुत टाइम पे। तो इस कन्फ्लिक्ट का जो फ़ायदा उठाते हैं वो है इंस्पेक्टर्स हो गए आपके जो ऑन ग्राउंड, ठीक है, ठीक है, उनका जो है करप्शन की वजह से हमारा फर्दर जो है एक डीमोटिवेशन फैक्टर है बिजनेस में एंटर करने का। जो फर्म होती है वो एंट्री में उसको प्रॉब्लम आती है, सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा का सारा जो है ये कारण बन रहे हैं कि हमारे न्यू जो कोड बने हैं उसमें सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एड्रेस किया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का भी इसमें बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो होता है आपका, ये हमारी जो फर्म्स हैं वो उनकी उनकी डिमांड बेस्ड होता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन पे हम लोग जॉब बेस्ड बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी ए फर्म को शॉर्ट टर्म के लिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल का आदमी चाहिए तो उसको शॉर्ट टर्म के लिए रखेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आएगा कुछ टाइम के लिए, उसकी ज़रूरत ही उतनी है, उसको फुल टाइम रख नहीं सकते क्योंकि इकोनॉमिकली वायबिलिटी नहीं है फर्म के पास। तो इस चीज़ का जो है हमारा जो कोड है ये बात नहीं करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बात करता है। उसमें उसने शॉर्ट टर्म लेबर और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। तो उनकी भी हम सोशल सिक्योरिटी या जो उनकी सोशल बेसिक जो हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को भी हमने एक वेज सिक्योरिटी की बात की गई है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रेड यूनियंस। देखिए ट्रेड यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में इसमें बात की गई है इसकी, जो कि रिकग्नाइज किया गया है ट्रेड यूनियंस को। हम डिटेल में आगे फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि एक आदमी ट्रेड यूनियन बनाता है, फिर दूसरा भी बना लेता है, तीसरा भी बना लेता है। तो अब जो है उसमें हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो वीक हो जाती है, किसकी, लेबरर्स की या एम्प्लॉयज़ की। अब किसी को, अब जो एम्प्लॉयर है, मान लीजिए फर्म है, फर्म को नहीं पता चलता है कि कौन सी जो आपकी यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन है वो रिलायबल है या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि स्ट्रक्चर वीक हो जाता है आपका। जो फर्म को पता नहीं चलता या ओनर को पता नहीं चलता या एम्प्लॉयर को पता नहीं चलता है कि आप किसके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी रिकग्निशन ऑफ यूनियंस की भी बात की गई है इसमें। फिर आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, लेजिस्लेशन का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन कुछ एरियाज़ को ऐसा रखा गया है, जैसे फॉर एग्जांपल इतने एरियाज़ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, ठीक है, ये स्पेसिफिकली कानून में लिखी गई है चीज़ें। लेकिन कुछ एरियाज़ जो हैं छोड़ दिए गए हैं, कुछ एरियाज़ वॉइड छोड़ दिए गए हैं। इसको किस लिए रखा है, ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके रखें कानून की, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर रखे। कोई पर्टिकुलर स्कीम है लेबर्स को लेके तो वो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी को हटा दिया गया है। वन साइज फिट ऑल पॉलिसी का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कानून है वो आप अगर हर स्टेट पे लागू नहीं होता। हो सकता है हमारे पंजाब के जो लेबरर्स हैं उनकी डिमांड हरियाणा के लेबर से डिफरेंट हो, तो इसलिए जो स्टेट को अपने अपनी कंप्लायंस का यस हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से वो अपने अपनी लेबर्स का ध्यान रख सकते हैं। तो वहाँ पे जो स्पेसिफिक डिमांड होगी उसको कैटर किया जा सकता है, इसलिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इट इंक्रीजेज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका बात है, अब देखिए ये चीज़ बात करें कि कनकरेंट लिस्ट का पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि कनकरेंट लिस्ट में है ये सारे टॉपिक्स। और हमारा जो सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर आया था 2002 में, उसने रिपोर्ट सबमिट की है अपनी, और उसने ये पाया कि हमारे जो ओल्ड लॉज हैं वो बहुत एंशियंट है, ठीक है, और हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत है सो दैट ईज़ ऑफ कंप्लायंस आ सके। तो उसमें हमने जो मेन हेडिंग्स डाल रखी है कि कौन कौन सी चीज़ें कंसीडर की गई हैं, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, वेजेस पे, सोशल सिक्योरिटी पे, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्किंग कंडीशंस। तो ये है आपका। और 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इंट्रोड्यूस किया बिल, किससे रिलेटेड, वेज से रिलेटेड, आपका सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हैजार्ड से सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड। देखिए ये वाला जो वेज वाला बिल है आपका 2019 में ही पास हो गया था, 2019 में ही इमीडिएटली पास हो गया था, लेकिन ये 3 जो हैं ये सितंबर 2020 में पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए जो आपकी सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर है, इसने यही बात की है कि हमारे को जो है एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं उनको कंसोलिडेशन की ज़रूरत है और फर्दर जो एडिशन, फॉर एग्जांपल
जो मल्टीपल हमारे लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं वेजेस पे, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, सोशल सिक्योरिटी पे, इसकी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है कंप्लायंस में प्रॉब्लम आ रहा है अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो फॉर जैसे हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन बहुत डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, स्टेट ने अलग दी है, स्टेट सेंटर ने अलग दी है, वर्कर्स की, एम्प्लॉई की, एस्टेब्लिशमेंट की, वेजेस की। सो इन चीज़ों को जो है हमने अभी जो न्यू लेबर रिफॉर्म्स की में जो लॉज बनाए गए हैं, ये सारी चीज़ें एड्रेस उसमें करी गई हैं। ठीक है, तो की इश्यूज जो हैं आपके, सिंप्लीफाई करना है एक तो हमारे जो एग्जिस्टिंग कानून है, और फैसिलिटेट करना है जॉब क्रिएशन वाइल प्रमोटिंग या वाइल प्रोटेक्टिंग दी वर्कर्स। देखिए हमारे पास इस वक्त जो इंडिया में 5.9 करोड़, ये सिक्स इकोनॉमिक सेंसस की बात है, 2013 में हुआ था, 13-14 में हुआ था। इसमें इसमें आया है कि 5.9 करोड़ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो इंडिया में कितने 13.1 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है दोस्तों, और 79% ऑफ वर्कर्स जो है ये लेस देन किस में काम करते हैं, लेस देन 10 वर्कर्स जिस फर्म में रखेंगे, ये इस तरह की इस्टेब्लिशमेंट्स में काम करते हैं 79%, जिसमें कि लेस देन 10 वर्कर है, विच मीन्स जो आपकी लेबर लॉज हैं वो 79% ऑफ वर्कर्स पे या वर्कफोर्स पे अप्लाई ही नहीं होते हैं। देखिए इनको कितनी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इनकी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। फर्दर चैलेंज की बात वही है कि हमें ग्रोथ में भी ध्यान रखना है और वर्कर्स की आउटपुट में भी ध्यान रखना है, और एट द सेम टाइम हमें उनके राइट्स की बात भी करना है, जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी की बात भी ध्यान में रखनी है। इंडिया में जो है हमारा साइज़, जो फर्म का साइज़ है वो बहुत छोटा रह गया है। कारण यही रहे हैं, दो कारण देखिए इनका जो मेन जो निकले हैं। एक तो हमारे जो लेबर लॉज है काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, इनकी कंप्लाइंस बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, और उनका जो इजी जो क्लोज़र है, जब उनको फर्म को छोड़ना है तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। ठीक है, जैसे कि 100 वर्कर्स की बात की थी अभी हमने, कि अगर 100 वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो आपको उनकी लेबर लॉज के अंडर जो पैरामीटर के अंदर आएंगे, वो उनकी सिक्योरिटी जो है एम्प्लॉयज़ की, वो आप निकाल नहीं सकते, या निकालोगे तो आपको जो फाइनेंशियली उनको सिक्योर करना है या उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना है, उनको सैलरी देना है लमसम में, या पेंशन देना है, तो वो फर्म पे बर्डन पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए फर्म का साइज़ जो है छोटा रह गया है इंडिया में। और नेक्स्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज हैं। ठीक है, तो ये जो है सारे कारण रहे हैं हमारे फॉर्म्स के साइज़ छोटे रहने में। और एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या बोलता है, इंडिकेट्स दैट 47% ऑफ फैक्ट्रीज एम्प्लॉय लेस देन 20 वर्कर्स। देखिए ये यहाँ पे आपको फिर से साफ हो जाएगा। ठीक है, बट प्रोवाइड्स 5% ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड 4% ऑफ आउटपुट। कितना कम एम्प्लॉयमेंट या और आउटपुट दे रहे हैं, 47% फैक्ट्रीज में सिर्फ 5% ऑफ आपके एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और 4% ऑफ आउटपुट को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये हमें फर्दर जो है बिकॉज ऑफ क्या है, ये लेबर लॉज जो एग्जिस्टिंग लेबर लॉज है इसके ही फ्लॉज हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बार बार बात हमारी इसमें आ रही है कि जो जो मोस्टली लेबर लॉज अप्लाई करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट कवर्स अ सर्टन साइज। देखिए जैसे 10 वर्कर्स का इसमें क्राइटेरिया दिया गया है, इट केटर्स एडवर्स इट क्रिएट्स एडवर्स इंसेंटिव्स। जो हमारी फर्म है वो 10 से नीचे ही रहेगी, वो इंक्रीज़ ही नहीं करेगा अपना साइज़। वो उसकी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, हो सकता है प्रोडक्शन उसकी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ ये लेबर रेगुलेशन का जो एक फियर है, उसकी वजह से वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, अपना स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज़ कर पा रहा है, या एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये फर्दर क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा लॉस में या एक रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में प्रोडक्शन की लिमिट्स देता है। ठीक है, और बाद में ये चीज़ देखिए, अब आपका 7% सिर्फ एक हमारा वर्कफोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है, वही सिर्फ लेबर फोर्स के कंप्लाइंस में आता है या लेबर रेगुलेशन के कंप्लाइंस में आता है। ठीक है, रिफॉर्म जो प्रपोज किए गए हैं ये बोल रहा है कि फर्म्स जो होगी, स्मॉल फर्म्स को इसमें से एग्जाम्प्ट किया जाएगा। ठीक है, सो दैट जो ये हमारा इसमें प्रीवियस एग्जिस्टिंग लॉज में जो फ्लॉज हैं उनको करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट जो कमीशन की बात है, सेकंड जो कमीशन आई है उसमें ये बात की गई है, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स है हमारा, जिसमें कि
20 वर्कर्स से कम एम्प्लॉयड हैं उनके लिए लेस स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस जो हैं लाए जाएंगे, और सो दैट वो पेमेंट जो उसमें वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट और वेजेस और वेलफेयर को फैसिलिटेट किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें फिर से नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक बात की गई है कि ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज फॉर एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर जो वर्कफोर्स है उनकी सिक्योरिटी की बात करेगा कौन सा, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये देखिए 2018-19 में जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें 93% ऑफ वर्कफोर्स जो है हमारा इनफॉर्मल में काम करता है। ठीक है, तो अब ये जो आपका 93% ऑफ वर्कफोर्स है ये वल्नरेबल कंसिडर किया जाएगा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पैरामीटर्स को बढ़ाएंगे नहीं। थोड़ा स्पेसिफिकली देखिए जो आपके न्यू लॉज हैं या न्यू कोड्स हैं उसमें स्पेसिफिकली चीज़ों को कवर अप, एक तो देखिए आपकी पेरिफरीज बढ़ा दी गई है, कवरेज बढ़ा दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, और दूसरा जो एग्जिस्टिंग फ्लॉज थे उनको करेक्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए प्रोविजन ऑफ द कोड्स, देखिए ये सभी एस्टेब्लिशमेंट पे लगते हैं कौन से, लेबर कोड ऑन वेजेस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्लाइज टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और फर्दर जो सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है इट अप्लाइज टू सर्टन साइज वाली जो है जैसे 10 वर्कर्स वाली और 20 वर्कर्स वाली पे ये लागू होता है। और एक जो आपका ये लागू कहाँ नहीं होता है, ये किस जगह पे नहीं होता है, इसमें एक्सेप्शन भी है। जो आपकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड जो है वो आपकी जो हैजार्डस एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे ये लागू नहीं होता है, विच मीन्स कि ये आपका इवन 1 वर्कर या 2 वर्कर्स भी हैजार्डस एक्टिविटी में काम कर रहे हैं तो ये आपका वहाँ पे ये कवर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें जो इंक्रीज़ किया गया है जैसे आपकी 10 to 20 वर्कर्स विद पावर, जो फैक्ट्री है जहाँ पे भी आपकी फर्म है वहाँ पे पावर से काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी से काम होता है, तो वो इंक्रीज़ करके 10 to 20 कर दिया गया है, और 20 to 40 कर दिया गया है इसका कवरेज किसमें, विदाउट पावर वाली फैक्ट्रीज में। और इसमें एक सोशल सिक्योरिटी फंड की बात की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बोल रहा है बेनिफिट किसके लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, गिग वर्कर्स के लिए आपने क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी एनेबल्स दी गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट स्कीम्स। गवर्नमेंट के पास आपको स्कीम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसके लिए, बेनिफिट्स, विच बेनिफिट्स दी गिग वर्कर्स या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए जो आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 है, इसमें आपको जो एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉइंग है 100, जो फर्म आपकी 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है उसको गवर्नमेंट की, अगर मान लीजिए उसको क्लोजर करना है तो उसको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत है, विच फर्दर क्या करता है कि हमारा ये आपकी एग्जिट बैरियर बन जाता है कि फर्म को अगर एग्जिट करना है उसके लिए एक बैरियर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और उसकी एबिलिटी को किसको एडजस्ट करने में, लेबर फोर्स को अपनी प्रोडक्शन के साथ एडजस्ट करने में भी एक बहुत बड़ा बैरियर है जो कि आपकी फर्म की एबिलिटी टू प्रोड्यूस जो है रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।